हेलो एवरीवन, वेलकम टू VSP ऑनलाइन क्लासेज। ये हमारे चैनल के मेंटर्स हैं, इनकी वीडियोज आपको इस चैनल पे मिलेंगी। आज का हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट। आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। हर सेट में 20 क्वेश्चन होगा। आज ये पहला सेट है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस सेट को। फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following articles is called the soul of the Constitution by the डॉक्टर अम्बेडकर? यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा गया है? आर्टिकल 23, आर्टिकल 25, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 32। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 32। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, यानी कि संविधान का जो अनुच्छेद 18 है वो क्या कहता है? ऑप्शन है एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, बाल श्रम पर रोक, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ ऑप्शन, बाल श्रम पर रोक, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स यानी कि उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत, राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में है? ये क्वेश्चन ये कह रहा है। आर्टिकल 73, आर्टिकल 76, आर्टिकल 78 और आर्टिकल 79। तो ये आर्टिकल 79 में है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, आर्टिकल 79। 4 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर ऑफ मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है? 2, 20, 18 या 12? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 12। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। सॉरी, अवार्ड बोल दिया हूँ मैं, ये इस क्षेत्र से नॉमिनेट किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन विच वन ऑफ द बिलो, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किस में निहित है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल जो 52 है वो कहता है कि देयर विल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये हमें याद रखना है। और आर्टिकल 53 कहता है कि वो उसमें मतलब कि एग्जीक्यूटिव का पावर उसमें निहित होगा और वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा। तो आर्टिकल 53 के थ्रू ये प्रावधान है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विथ द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस आर्टिकल में है? ऑप्शंस हैं आर्टिकल 67, आर्टिकल 72, आर्टिकल 73, आर्टिकल 76। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 72। तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, यानी राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के द्वारा घोषित किया जाता है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 355, आर्टिकल 360? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 352। जैसा कि हम सभी को पता है कि आर्टिकल 352 से 360 तक इमरजेंसी का प्रोविज़न मिलता है। तो और इमरजेंसी 3 तरह से लगाया जाता है हमारे देश में। जो पहला इमरजेंसी होता है वो नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल बोला जाता है, और एक होता है प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन, और तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल।
तो आर्टिकल 352 से नेशनल इमरजेंसी होता है, और आर्टिकल 356 से प्रेसिडेंट रूलिंग होता है, और आर्टिकल 360 से फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गवर्नर के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शंस है एडवोकेट जनरल, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, वाइस चांसलर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, या डी ऑप्शन ऑल द एबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल द एबव। गवर्नर के द्वारा एडवोकेट जनरल, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, ये तीनों ही नियुक्त किए जाते हैं। एडवोकेट जनरल स्टेट में होते हैं और जो केंद्र में होते हैं उनको अटॉर्नी जनरल बोला जाता है। ये ध्यान रखना है, ये इनके काउंटर पार्ट होते हैं, यानी जैसे सेंटर में अटॉर्नी जनरल वैसे स्टेट में एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल का काम होता है कि वो स्टेट का जो स्टेट सरकार होती है, यानी कि राज्य सरकार जो होती है, एक तरह से उनका वकील होता है एडवोकेट जनरल। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विथ द गवर्नर ऑफ स्टेट। यानी कि कौन सा आर्टिकल गवर्नर के बारे में बताता है। तो ऑप्शंस हैं आर्टिकल 153, आर्टिकल 150, आर्टिकल 165, आर्टिकल 167। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 153। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाई कोर्ट्स इशू रिट्स अंडर आर्टिकल। किस आर्टिकल के द्वारा हाई कोर्ट रिट इशू करता है, यानी किसके द्वारा ये जारी करता है, ये पूछ रहा है। तो आर्टिकल 220, आर्टिकल 222, आर्टिकल 224, आर्टिकल 226। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, आर्टिकल 226। 11 नंबर क्वेश्चन है, द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेज ऑफ द हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि चीफ जस्टिस और जो दूसरे जज हैं हाई कोर्ट के, वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शंस है प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट, या चीफ मिनिस्टर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट आर एनालोगस टू। यानी ये कहना चाह रहा है कि जो पावर्स और फंक्शंस है मुख्यमंत्री का, वो किसके समकालीन होता है, मतलब किससे मिलता जुलता होता है। तो ऑप्शंस है प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर या वाइस प्रेसिडेंट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट। अब एक बात हमें यहाँ समझना है, जैसे कि ये सेंटर है, ये है सेंटर और ये है स्टेट। तो जो सेंटर में जो भी होता है, जैसे कि यहाँ पे पार्लियामेंट है तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर है, यहाँ पे प्रेसिडेंट है तो यहाँ पे गवर्नर है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, यहाँ पे अटॉर्नी जनरल है तो स्टेट में एडवोकेट जनरल है। तो ऐसे होता है, जैसे कि पार्लियामेंट का काउंटर पार्ट होगा स्टेट लेजिस्लेचर, सेम फंक्शन होता है, जो काम ये सेंटर में करता है वही काम ये स्टेट में करता है। फिर जैसे प्रेसिडेंट का रोल होता है सेंटर में, वैसे गवर्नर का रोल होता है स्टेट में। जैसे पीएम होते हैं पूरे देश के लिए, वैसे सीएम होते हैं एक राज्य के लिए। तो ये समझना पड़ेगा कि ये काउंटर पार्ट होते हैं इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द। यानी कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो अपना त्यागपत्र किनको सौंपते हैं। ऑप्शंस हैं प्रेसिडेंट, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, ए पर्सन इज इंटाइटल्ड टू इंडियन सिटीजनशिप इफ। ऑप्शन है ए पर्सन इज डोमिसाइल्ड इंडियन, born in India,
अ रिफ्यूजी हु हैज़ माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी होगा। पर्सन इज डोमिसाइल इंडियन, यानी कि ये वो भारत का ही नागरिक हो, या फिर वो उसका जन्म भारत में हुआ हो, या फिर वो प्रवासी हो जो पाकिस्तान से आया हो इंडिया में, तो वो सभी नागरिकता प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप फ्रॉम। तो ये ऑप्शन है यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूके। गाइज ये जो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, तो आप वहाँ जा कर के वीडियो को पूरा देख सकते हैं। बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया है और आपको बेनिफिट होगा उससे। एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड, ऑप्शन ए बाई डेसेंट, ऑप्शन बी बाई नेचुरलाइजेशन, ऑप्शन सी बाई रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इन तीनों तरह से भारत की नागरिकता ली जा सकती है, या तो उनका पीढ़ी भारत में रहा हो या फिर पीढ़ी या वंश जो भी भारत में रहा हो। बाई नेचुरलाइजेशन यानी कि मानवीय आधार पे जो नागरिकता दी जाती है उसको इस कैटेगरी में आता है। जैसे कि सभी जानते हैं कि अदनान सामी पाकिस्तान के सिंगर थे, पर उनको मानवीय आधार पे भारत की नागरिकता दी गई थी। बाय रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण के द्वारा। तो इन तीनों तरह से भारत की नागरिकता ली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन एक शर्त नहीं है जो भारत की नागरिकता होने के लिए चाहिए। ऑप्शन है डिसेंट, बर्थ, नेचुरलाइजेशन, एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा कि इन तीनों के थ्रू कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है, लेकिन ऑप्शन जो डी है उसके द्वारा भारत की नागरिकता नहीं ली जा सकती। यानी आप कहीं ज़मीन ले रहे हो तो इससे आप वहाँ के नागरिक नहीं हो जाओगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स। ऑप्शन ए गवर्नर, ऑप्शन बी चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गवर्नर। अभी हमने कुछ देर पहले बात किया था कि एडवोकेट जनरल जो होता है वो स्टेट के लिए होता है, तो यहाँ पे गवर्नर होगा। अगर अटॉर्नी जनरल होता तो उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टेड टू इस्टेब्लिश यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये अभी चर्चा में रहा था, तो सभी लोग जानते होंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। ऑप्शन हैं इसके आर्टिकल 45, आर्टिकल 40, आर्टिकल 44 या फिर आर्टिकल 39। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि सामान्य आचार्य संहिता के बारे में बात की गई है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द ऑफिस फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनकी ऑफिस के टेन्योर क्या होती है, अवधि क्या होती है उनकी। 5 साल या 65 साल जो भी पहले हो। ऑप्शन है हमारे, पहले ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। 5 साल या 65 साल जो भी पहले हो, 6 साल या 60 साल जो भी पहले हो, 6 साल या 65 साल जो भी पहले हो, 5 साल या 60 साल जो भी पहले हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। यानी कि 6 साल या 65 साल जो भी पहले हो जाए वो रिजाइन कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो 61 साल की उम्र में
चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनता है तो वो 4 साल बाद इनकी उम्र हो जाएगी 65 ईयर्स, तो ये रिटायर कर जाएंगे। हालांकि इनका अभी 2 साल का पोस्ट बाकी, 2 साल अभी ये काम कर सकते थे पर इनको रिटायर होना होगा। तो इस तरह से होता है ये कंसेप्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के 20 अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए। आपका कोई कमेंट, आपका कोई सुझाव या फिर डाउट हो तो आप कमेंट में लिख करके बताइए। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में सेट 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।